राधे राधे बच्चों। आज हम एकेडमिक में मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारणी, जो डिटर्मिनेंट के नाम से भी आप जानते हैं इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में। तो आज हम एक्सपेंडिंग मेथड की बात करेंगे, मतलब जो पहली स्टेज है परस्परण विधि उसकी बात करेंगे। कोटि यानी 2/2 और 3/3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिए, छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिए। मैं हर छोटी पहलू पर चर्चा करूंगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको अगर हल करना है, ये हमारा क्या है 2/2 है। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसको इसके साथ गुना करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस दोनों को गुना करके। यानी डिटर्मिनेंट ए का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ये इसका बेसिक है, यानी कि 2/2 जब दो पंक्ति और दो स्तंभ हो तो ये बेसिक तरीका है। दूसरा प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि 3/3 का डिटर्मिनेंट हो, मान लीजिए ये ए है या A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ये A3 है, B3 है, C3 है। तो सबसे जो आरंभिक है फर्स्ट कंडीशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परसरण विधि और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग मेथड ये इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रमुख बात क्या है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ, यानी कोई भी एक रो या कॉलम को लेकर के अगर आप परसरण विधि करते हैं किसी भी एक को लेकर के, तो सारणी यानी डिटर्मिनेंट का मान हमेशा समान होता है। तो पहले हम R1 करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखा कि R1 को लेकर परस्परण करने पर अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, दो तरीका है माइंड में। एक तो हमने बताया था कि -1 पे पावर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा सबसे आसान तरीका है अल्टरनेट लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन आप सहखंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो A1 आपने लिखा, ये आपने डिटर्मिनेंट A का मान लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये आपने पहला एलिमेंट A1 लिखा, ये साइन धनात्मक है, इसके कोफैक्टर लिखेंगे सहखंड, तो इसके कोई भी अवयव पंक्ति के और स्तंभ के इसमें भाग नहीं लेगा। तो न ये भाग लेगा न ये भाग लेगा, तो ये क्या हो जाएगा B2 C2, ये हो गया B3 C3। ये हमारा निगेटिव है तो ये हो जाएगा B1। ये मैंने एक तरीका बताया शॉर्टकट कि 4 कॉर्नर आप पॉजिटिव ले लें या अल्टरनेट, मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ऐसे करके। तो B1 का अगर सहखंड लिखेंगे आप, तो B का स्तंभ का कोई भी अवयव और उसके पंक्ति का कोई भी अवयव भाग नहीं लेगा। तो क्या लिखेंगे A2 C2 और ये हो गया A3 C3, फिर प्लस हो गया C1 का सहखंड आपका क्या हो जाएगा, तो इसके कोई भी पंक्ति और स्तंभ के अवयव भाग नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा A2 B2, ये हो गया, और यहां हो गया आपका A3 B3। सेम कंडीशन यहां, वही त्रियक गुना करेंगे आप हल करने के लिए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट A का जो मान आएगा, यानी A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस C1 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3, ये हो गया B2। यही इसके आंसर कहलाएंगे, जिसको हमने मान लिया कि समीकरण फर्स्ट। ये क्यों बात करेंगे इस पर अभी, तो बच्चों मैं इसको क्लीन नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हमने R1 को लेके एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर ये आया। मैंने अभी एक बात बोला कि किसी भी एक रो या कॉलम को लेकर
किसी भी अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं यानी परसरण विधि करते हैं तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सेम हो जाता है। तो हम वो अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे 4.1 का। मैं यहाँ घेर दिया, क्योंकि दोनों का आंसर सेम लाना है। तो R1 जैसे लिया वैसे ही हम C1 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने C1 लिया तो अलग, मतलब सेकेंड मेथड यहाँ लिखिए उसी चीज को, मतलब मैं समझाने के लिए इसको लिख लिया हूं। तो अगर हम यहाँ क्या लिखे कि C1 को लेकर प्रसरण करने पर यानी एक्सपेंडिंग करने पर, तो हमारे क्या हो जाएंगे, A1 तो यही रहा, तो A1 के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, तो A1 का कोफैक्टर वही पंक्ति और स्तंभ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे, तो B2 C2 B3 C3 ये हमारे हो गए। अब देखिए ये सेकेंड वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट काम करता है, तो इसके कोई भी स्तंभ और पंक्ति के अवयव भाग नहीं लेंगे, तो B1 C1 B3 C3, तो ये हो गया B1 C1, ये हो गया B3 C3। और फिर आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लिखा, A3 की बात किया, तो A3 की अगर बात करते हैं तो इसके अगर आप सहखंड लिखते हैं तो A3 का कोई भी पंक्ति और स्तंभ के अवयव भाग नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा B1 C1, ये हो गया B2 C2। त्रिय गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, B2 C3 माइनस B3 C2। यहां पर आपका हो गया A2 और यहां लिखे B1 C3 C1 B3, फिर लिखा A3 और ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। ये हमारे कंडीशन आ गए। अब देखिए यहां पर जो आपने B1 लिखा है, तो हमको अगर बराबर करना है तो सेकंड में B1 और C1 कॉमन लेना होगा, तो B2 C3 माइनस B3 C2। अब इसमें आपने क्या लिया, B1 कॉमन लिया, तो माइनस B1 कॉमन लिया आपने, तो माइनस B1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A2 C3। और देखिए यहां पर अगर आप माइनस कॉमन लिए हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा A3 C2। फिर आपको कॉमन क्या लेना है, C1, तो C1 अगर कॉमन लिया तो C1 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये A2 B3 और ये हो जाएगा माइनस, यहां देखिए ये हो जाएगा A3 और ये हो गया B2। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों की वैल्यू समान आई है। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों आंसर जो है हमारे सेम आए हैं। तो आपने क्या देखा कि R1 या C1 को लेकर प्रसरण करने पर सारणी का मान समान आता है। तो बच्चों यहां आपने क्या देखा, यहां क्या देखा कि प्रसरण विधि में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को लेकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपेंडिंग मेथड बोलते हैं। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके 4.1 में है, फिर हम उसके गुणधर्म पर बात करेंगे। देखिए बच्चों ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारे पास पहला और हमने दूसरा दोनों का क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं क्लीन कर दिया। चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अब इसको क्या सोल्व करना, ये तो आप जानते ही हैं, बेसिक हो गया। तो 2 इंटू -1 ब्रैकेट डाल दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा -5 इंटू 4। ये निगेटिव की वजह से हमने डाला है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा 20, यानी आपके आंसर हो गया 18। यानी हमने क्या लिखा, 2 इंटू -1 और माइनस प्लस ये 20 में से 2 गया 18, ये चिन्ह था। ये भी इसी तरीका से काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, तो आप यहां लिखिएगा, दोनों को अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x और माइनस प्लस, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और ये हो गया माइनस sin x इंटू sin x। तो आपने क्या देखा, cos स्क्वायर x और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। और ये तो आप जानते हैं बेहद ही चिंदी है, ये त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला है, ये वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इसमें कोई संशय की बात। देखिए बच्चों ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हमारा आव्यूह का साइन है।
और ये हमारा डिटर्मिनांट का साइन है। हमें क्या कह रहा है, आव्यूह और डिटर्मिनांट में एक फर्क होता है। जैसे अगर आव्यूह में अगर किसी भी नंबर से आप गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में वो गुना हो जाता है। तो आप यहां अगर 2a लिख रहे हैं इसके तहत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 1। याद रखिएगा प्रत्येक अवयव के साथ ये गुना होगा, यानी 4 into 2 और ये हो जाएगा 2 into 2। अब आप अगर इसको डिटर्मिनांट का सिंबल देते हैं, यानी ये 2a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 into 1 2, 4 into 2 8, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाता है, -8 और ये क्या हो जाएगा -32, तो ये हो गया -40। ये हमारी वैल्यू आ गई जिसको आपने लिखा फर्स्ट। यहां से ये हमारे कंडीशन है कि दिखाएं, दर्शाएं, ये हमारा है कि दर्शाइए, ये कंडीशन है। यहां से आपने सोल्व करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनांट की। अगर आपके डिटर्मिनांट का साइन दिया तो ये मेंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 2। अब यहां अगर आप डिटर्मिनांट को सोल्व करते हैं तो 1 into 2 माइनस 2 into 4 हो जाएंगे, यानी 2 में से 8 जाएगा। अब गौर से देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आ रहा है, हमने लिखा सॉरी ये हो गया, ये 2 into 4 8 हो गया और ये 32, तो 8 में से 32 जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो ये हो गया 24, ये 24 हो गया। अब यहां पे अगर 2 से 8 जाएगा तो ये -6 आ गया। अब आप गौर से देखिए हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो 2 into 4 क्या हो जाएगा, +8 और 8 into 4 ये हो गया 32। ये मुझे लगा माइनस है इसलिए -8 लिख दिया था, लेकिन ये 8 प्लस है और 32 निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होके -24 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 2a और 2a = -24 आया। तो आप क्या लिखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, 6 into, यानी अगर बाई फर्स्ट लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या आया कि डिटर्मिनांट ऑफ 2a = -24, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 into -6 = 4 into डिटर्मिनांट ऑफ a। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो हमारे पास ये कहानी क्या आ गई कि ये सिद्ध हुआ। क्या हुआ कि सिद्ध हुआ, ये आप लिख दीजिए यहां पर, सिद्ध हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया कि 2 डिटर्मिनांट ऑफ a = 4 into डिटर्मिनांट ऑफ a। यही हमें एक्सप्लेन करना था, ये आते हैं बोर्ड में। तो इसमें एक ही चीज समझने वाला आया बच्चों। क्या समझने वाली चीज आई, ध्यान से सुनेंगे कि आव्यूह के, अगर आव्यूह को हम अगर किसी चर या अचर राशि से जब गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में वो गुना हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आव्यूह में जब हम किसी चर या अचर से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है। ये आव्यूह यानी मैट्रिक्स के नियम है। डिटर्मिनांट के नियम क्या है कि किसी एक पंक्ति के अवयव, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी चर या अचर से गुना करते हैं तो पूरे डिटर्मिनांट का गुना माना जाता है। तो उसी से ये प्रूव हुआ। देखिए जरा ध्यान से, समझने लायक चीज है। देखिए बच्चों, अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसके कोटि 3/3 दिए हुए, यानी 3/3 का ये डिटर्मिनांट। पहले तो आप 3a से अगर इसको गुना करते हैं तो हमारा जो आव्यूह है वो सभी अंकों में 3 से गुना हो जाता है। तो ये आपके 3 हो गए, ये 6 हो गया और ये आपके 12 हो गए। सभी में 3 से गुना किया, 6 और ये 12 हो गए। अब अगर आप डिटर्मिनांट 3a का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हमने डिटर्मिनांट का सिंबल लगा दिया, तो ये क्या है, 3 है, 0 0 0 3 0, ये 3 है, ये 6 है, ये आपका 12 है। अब देखिए यहां पर हम उसको चुनेंगे जिसमें 0 की संख्या ज्यादा है। तो C1 को लेके परफरन करने पर हमने क्या लिखा, ये ऊपर में चले गए हम यहां से, तो C1 को लेकर
प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर आपको लिखना पड़ेगा ये कि कौन से स्तंभ और पंक्ति को आप ले रहे हैं। तो बाकी सब तो आपके 0 हो रहे हैं, तो डिटर्मिनांट 3a का मान क्या हो गया कि आपने 3 लिखा, तो ये इसके सहखंड हो गए 3, 6, 0, 12, और बाकी सारे अवयव निगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 हैं तो 0 ही रहेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, अब गौर कीजिए, तो 0 हो गया, ये आपने लिया, तो ये हो गया आपके 3 × 36, ये हमारे कंडीशन आ गए। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आया। आप चाहे तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आ गए। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। अगर आप डिटर्मिनांट ए की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 0 G1 0 0 1 0 2 4। तो इसको भी अगर C1 को लेकर प्रसरण करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए का मान लिखेंगे, तो ये इसके सहखंड हैं 1 2 0 4, बाकी सारे 0 हो गए, तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सारणी ए का मान हो गया आपके पास 4। अब आप गौर से देखिए, समीकरण फर्स्ट को हम लिखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से आपके पास क्या आया कि 3a का डिटर्मिनांट इक्वल टू 108, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 27 × 4। ये देखिए आप क्या आ रहा है, तो ये आपके हो गए 27 डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब यहां बेसिक सा कहानी आपका हो गया, तो ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ आपके कि डिटर्मिनांट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनांट ए। यही हमें सिद्ध करना था। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, बड़ा बेसिक सा कंडीशन था। अब देखिए बच्चों, इसका कह रहा है हल करने के लिए, है तो चिंदी क्वेश्चन, लेकिन चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो सारणी को, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूं। तो किसी को भी लेके आप प्रसरण विधि का इस्तेमाल करो, लेकिन हम चूंकि 0 वाले को चुनेंगे तो आप C1 C2 किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन R2 को चुनने में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें जीरोज की संख्या है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि R2 को, गौर से देखिए ये R2 है, तो आज जिसमें 0 ज्यादा होगा हमको कम मेहनत होगी, और यही रूल भी है कि R2 को लेकर, हमने पीछे बोला भी है कि किसी पंक्ति या स्तंभ को प्रसरण विधि से हल करने पर सारणी का मान सेम रहता है, वो हमने बताया भी। तो R2 को लेकर प्रसरण करने पर तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी बातें आप समझिए, इसको आप ए मान लीजिए, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, ये तो आपके 0 हो गए, ये -0 हो गए, चूंकि ये निगेटिव होता है, प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया -1, और -1 के जो सहखंड हैं, अब गौर कीजिए, ये माइनस प्लस माइनस, तो यहां हमारे डबल माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक सहखंड का भी साइन होगा, ये प्लस तो ये माइनस, या इधर माइनस प्लस माइनस, तो ये -1 अलग से है और एक माइनस सहखंड का साइन है। अब इसके पंक्ति और स्तंभ के जो मेंबर हैं वो भाग नहीं लेंगे, तो आपने क्या लिखा 3 - 5, 3 - 1 और 3 - 5, इसके पंक्ति और स्तंभ पार्टिसिपेट नहीं किए। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो गया, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -15 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गए 3, तो ये हो गया -12। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। कहानी पैक। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका भी हमें प्रसरण विधि ही करना है, तो आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं, सब एक ही है।
क्योंकि हमें गुणधर्म का अभी प्रयोग नहीं करना है, तो इसको ए मान लीजिए। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो परफरन विधि में किसी को भी ले सकते हैं आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, किसी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ करते हैं कि R1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ लिखिए R1 को लेकर प्रसरण करने पर, तो आपने क्या लिखा, अब 3 लिखा, इसके सखंड हो गए 1 - 2 3 और 1, ये हमारा निगेटिव हो गया, -4 हो गए। इसके जो एलिमेंट है ये 1 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये हो गया +5। तो +5 को जो आपने लिया तो उसके रो और कॉलम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने सब में वही काम किया, -4 लिया तो 1 -2 और 2 और 1 हो गए। इसके पंक्ति और स्तंभ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किए। 5 का भी वही हो गया, 1 1 2 3 जो बेसिक है वही है। इसको सोल्व कीजिए, 1 और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये 6 हो गए, ये आपका +4 हो गया और ये 1 +4 हो गए, और ये 5 हो गया और ये 3 - 2 हो गया। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये हो गया 21, ये हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा +5, 3 में से 2 गया 5। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 41 और +5 यानी ये आपके 46 हो गए। तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाए। ये जो क्वेश्चन है ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी चिन्ही है। आप इसको C1 लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को लेकर। चूंकि हम यहां देखते हैं कि 0 किसमें है, तो सभी में 0 है, तो हमने बोला कि C1 को लेकर परफरन करने पर। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है परफरन करने पर, सब अभी परफरन विधि पर हम काम कर रहे हैं। 4.2 में आएंगे तो गुणधर्म की बात होगी। तो अब डिटर्मिनांट ए की अगर बात करते हो तो ये तो 0 है गया, ये प्लस ये माइनस, तो -1 के सहखंड को लिखो तो इसके पंक्ति और स्तंभ के मेंबर कोई भी भाग नहीं लेगा। 1 2 3 0, न पंक्ति न स्तंभ। ये भी -2 हो गया, इसके भी पंक्ति और स्तंभ के मेंबर कोई भी अवयव भाग नहीं लेगा। तो हमारे पास ये आ गया। तो सारणी में क्या मान आ जाएगा, ये निगेटिव प्लस हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 1 × 3 × 2 6, लेकिन विथ निगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 1 0 से प्रोडक्ट हो गया, ये आपके माइनस हो जाएंगे, और ये आपके हो गए 2, और गौर से देखिए ये आपके होंगे क्या हो जाएंगे 1 - 3, और ये हो गया आपके 0। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, और ये हो गया -2 × -3, निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही चिन्ही है, परफरन विधि है, कोई दम नहीं है, आप समझ गए होंगे तो बन जाएंगे क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये 5 का 4 है, और C1 को लेके हमने परफरन करने पर लिया है, क्योंकि इसमें 0 है तो हमें आसानी से सोल्व करने को मिल जाएगा। तो 2 लिखा तो इसके रो पंक्ति पार्टिसिपेट नहीं किए, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 - 5, ये 0 हो गया, ये तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। फिर आपने लिखा प्लस, और 3 का जो सहखंड है ये क्या हो जाएगा -1 - 2 2 और -1, ये हो गया। आपने क्या निकाला यहाँ पे, अब इसको तो ये 0 हो गया, ये 2 है, ये 0 और -5 × -1, तो ये हो गया +5, और एक माइनस पहले से है, ये आपका हो गया +3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए यहाँ थोड़ा दुविधा हो सकता है कि कितना माइनस है, तो क्या लिखेंगे 2 × और 2 से 0 गया तो ये 0 हो गया, और ये -5, और ये हो गया -1। ये आपने बिग ब्रैकेट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ ऐसे ही रहने दो, आपको समझने में आसानी हो जाए। और ये +3, और 3 × क्या लिखो निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और -2 × -2, ऐसे हमने कर दिया। तो यहां पर हमारा सारणी का मान क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो हो जाएगा 2 × -5, देखिए ये पॉजिटिव और एक 3 गो है, तो इसलिए -5 हो गया। और यहां कंडीशन क्या हो गया, ये हमारा +1 और ये निगेटिव पॉजिटिव, तो 3 × और ये हो गया 1 + 4।
तो हमारे रिजल्ट कितने हो गए बच्चों, -10 और ये हो गया +15, यानी 5 हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये भी चिंदी क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये विसरा हुआ क्वेश्चन है, किसी को लेकर एक्सपेंडिंग कर दीजिए। तो हमने लिखा R1 को लेकर प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। अब देखिए R1 को आपने लिया तो इसके सहखंड लिख दीजिए 1 - 3, ये 4 - 9, फिर आपने लिखा -1, इसके सहखंड लिख दीजिए 2 - 3, 5 - 9, फिर आपने क्या लिखा, -2 का सहखंड लिखा, -2 के सहखंड क्या हो जाएंगे 2 1 और ये हो गया 5 4। कैलकुलेट कर दीजिए, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया -9 और ये हो गया +12, ये हो गया -1, ये हो गया -18, 9 से 2 से आपने गुना किया और ये +15, ये -2 और ये क्या हो जाएगा 8 - 5। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 से 9 गया तो 3, ये 15 में से 18 गया तो माइनस +3 और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस और ये हो गया आपके 6, ये 3 × 2 6 हो गया है -6। अब देखिए 6 - 6 यानी 0 हो गए, तो 6 के आंसर हमारे क्या हो गए 0 हो गए। देखिए बच्चों, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, इसको सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और माइनस कितना हो जाएगा 20 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x², फिर ये गुना किया और माइनस कितना हो जाएगा 24। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया -18 और ये इधर से आ गया तो +24 और इक्वल टू 2x²। अब गौर से देखिए, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो गए 6 और इक्वल टू 2x², तो x² इक्वल टू हो गया 3, तो x का मान हो गया ±√3। भूल करके भी यहाँ अवयव वाले कहानी को मत दोहराइएगा, यहाँ इक्वल मैट्रिक्स टाइप से ये काम नहीं करेगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसको बस करिए गुना पहले कर दें, सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5 10 और -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5x और -6x। अब देखिए बहुत ही चिंदी हो गया, ये आपका हो गया -2 और 5 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, कहानी खत्म। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बच्चे आव्यूह कंपेयरिंग करते हैं, मतलब ये इसके बराबर, तो आव्यूह नहीं है, ये सारणी है, डिटर्मिनेंट है, ये समझ के काम करना है यहाँ पे, दोनों की अलग। देखिए ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे, आप गुना करिए, त्रियक गुना, ऐसे गुना हो जाएगा ये आपस में, तो क्या हो जाएगा x × x -18 × 2 और इक्वल टू 6 × 6 -18 × 2। अब गौर से देखिए, ये हमारा x × x है, x × x, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये हो गया 36 इक्वल टू 36 और माइनस ये देखिए ये 36 और 36 आ रहा है तो ये 0 हो गया, तो x² इक्वल टू 36 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +−6, यानी ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर बस वही करना है, जब डिटर्मिनेंट बराबर हो तो त्रियक गुना करते हैं, फिर उसको इक्वेट करते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म हुई, फिर मैं आगे इसका लेक्चर बनाऊंगा, एकेडमिक के सारे वीडियो डालूंगा, IIT वाले अलग रहेंगे, तो आप लोग अपना इसके प्लेलिस्ट बना दूंगा। राधे राधे। और आप लोग थोड़ा इसको प्रोग्रेस कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़े।